हेलो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो डियर, आई होप कि आपके जो पेपर्स हैं वो बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अच्छा, तो डियर, पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप अपने एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं और अनइंटरप्टेड बेसिस पे अपियर हो रहे हैं। डियर, ये कोई आसान बात नहीं होती, 8-8 पेपर में अपियर होना। दैट इज नॉट एन इजी थिंग। और जो बच्चे सिर्फ एक ग्रुप में अपियर हो रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, और आपके रिमेनिंग पेपर्स के लिए आपको बहुत बहुत गुड विशेस। अच्छा डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम हो गया, और जब से ये एग्जाम हुआ कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एक बार इसका एक ब्रीफ मतलब रिव्यू लेकर आ जाएं और एमसीक्यूज की बात कर लें। डियर फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम आपके साथ डायरेक्ट टैक्स एग्जाम का जो आपका जो एग्जाम आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो हम आपके साथ देखेंगे कि जो आपका जो एग्जाम जो हुआ, देन हाउ वाज द पेपर, पेपर कैसा था, और एमसीक्यूज की बात करेंगे। और हाँ, कुछ ना केस लॉस के भी क्वेश्चंस आए थे, तो बच्चे कह रहे थे सर केस लॉस का भी क्या होगा, वो थोड़ा सा हमें आप जो है वो इन्फॉर्म कर दीजिए। अच्छा, तो जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो चाहे तो इस वाले वीडियो को स्किप कर दें, और जब आपके सारे एग्जाम्स खत्म हो जाए तब आप इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपना 5-10 मिनट निकाल के आप इस वाले वीडियो को देख लें। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं साहब। सबसे पहले पेपर का इनिशियल इंप्रेशन। जैसे एग्जाम हुआ, मेरे पास कुछ बच्चों की फीडबैक आए कि सर एमसीक्यूज वाज इजी, बट अदर देन एमसीक्यूज जो था पेपर वाज अ बिट ऑफ टफ लेवल। तो मुझे लगा कि एमसीक्यूज भी इतना आसान कैसे हो सकता है। बट जब इस मतलब पेपर को देखा, देन जो फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में आई, एमसीक्यूज वाज इजी। तो जो बच्चे कह रहे थे सर एमसीक्यूज तो आसान था, बट इसके बाद इंस्टीट्यूट ने जो है वो कुछ भी आसान एज सच नहीं दिया, तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन था वो यही था कि एमसीक्यूज आसान थे, और जो इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड है साहब, उस स्टैंडर्ड के मुकाबले इन्होंने इस बार एमसीक्यूज थोड़ा सा इजी पूछा था। बाकी एमसीक्यूज वाज ओवरऑल गुड, बट हाँ, एमसीक्यूज के बाद वाला जो पोर्शन है, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, वो साहब इतना आसान नहीं है जितना एमसीक्यूज था। हाँ, मैं उसको बोल सकता हूँ डेट वाज एवरेज टू टफ लेवल, और बहुत सारे क्वेश्चंस नए थे। पहला एमसीक्यू, अब अगर आप इस वाले एमसीक्यू को देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि सेक्शन 115 बीए डियर कब का इररिलेवेंट हो चुका है, क्योंकि 115 बीए की जगह पे 115 बी डबल ए आ चुका है, 115 बी ए। अच्छा, और लॉ ने ये बोला हुआ है कि अगर आप 115 बीए में थे तो आप 115 बी डबल ए में अपने आप को मतलब स्विच कर लें, और अगर आप 115 बी डबल ए में आएंगे तो रेट ऑफ टैक्स आपका 22% है, और आपके ऊपर मैट नहीं लगेगा। जबकि अगर आप 115 बीए में रहेंगे तो रेट ऑफ टैक्स आपका 25% है, प्लस आपके ऊपर मैट प्रोविजंस भी अप्लाई करेंगे। और हाँ, ये जो रेट ऑफ टैक्स है साहब, इसमें 10% का कंपलसरी सरचार्ज प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और अगर आप 115 बीडब्ल्यू में चले जाएंगे तो 22% प्लस 10% का कंपलसरी सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बट इसमें फायदा ये है कि रेट ऑफ टैक्स भी कम हो गया, 22% हो गया, और आपके ऊपर मैट प्रोविजंस भी अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा, तो फिर मेरे साथ साथ देखेंगे क्वेश्चन। तो इन्होंने आपको दिया हुआ है गणेश प्राइवेट लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, इट इज कवर्ड बाय सेक्शन 115 बीए फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, इट्स अ टोटल इनकम कंप्यूटेड एज पर 115 बीए इज 24 लाख। अच्छा, कुछ बच्चे हो सकता है कि कंफ्यूज हो गए होंगे, उन्होंने 115 बीए को 115 बी डबल ए पढ़ लिया होगा और 22% का रेट लगा दिया होगा। मैं डियर फिर कह रहा हूं, आज के समय में 115 बीए इज प्रैक्टिकली इररिलेवेंट। आज के समय 100% वो कंपनीज जो कि 115 बीए में थी, उन्होंने अपने आप को 115 बीडब्ल्यू में कन्वर्ट कर लिया, बट इंस्टीट्यूट ने 115 बीए क्यों दिया मतलब मुझे नहीं पता। बट एनी हाउ, अगर आप 115, तो आपका जो इनकम टैक्स लायबिलिटी 115 बीए, आपकी जो टोटल इनकम है 24 लाख रुपए, इसका 25% प्लस 10% प्लस 4%, तो आपका टैक्स लायबिलिटी कितना बनता है सर? 24 लाख इंटू 25% प्लस 10% प्लस 4% बोले तो 686,400, 686,400, और आपके ऊपर मैट भी अप्लाई करेगा अंडर सेक्शन 115 जेबी। तो बुक प्रॉफिट का 15%, तो बुक प्रॉफिट है आपका 45 लाख रुपए, तो 45 लाख इंटू 15% प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अच्छा, 7,02,000 रुपए, ध्यान दीजिएगा, 7,02,000 रुपए। और हाँ, चूंकि आपका जो मतलब टोटल इनकम है वो 1 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा, इसलिए आपके ऊपर मैट प्रोविजंस में सरचार्ज अप्लाई नहीं करेगा। तो सर आप 115 बीडब्ल्यू में मतलब 115 बीए में फिर आपने 10% का सरचार्ज कैसे लगा दिया? क्योंकि वहां पे कंपल्सरी मतलब सरचार्ज है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 7,02,000। आई होप आपको ये बात आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक? अच्छा, हमने आपके साथ डियर फ्रेंड्स एक ना एमसीक्यू बैंक भी शेयर किया था, जो कि इंस्टीट्यूट ने आपको इश्यू करके दिया था, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन था। आपको पता है 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर।
अच्छा, अंडर विच सेक्शन इंटरेस्ट शैल बी चार्ज फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स 234C। 234B में डियर इंटरेस्ट आपको तब पे करना पड़ता है जब आप या तो एडवांस टैक्स पे ना करें, या अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया विच इज लेस देन 90% ऑफ द असेस्ड टैक्स। ठीक बात है। 234A ITR से डील करता है और 234D जो है वो रिफंड वाले केस से डील करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 234C। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चैतन्य, a resident is employed in a multinational company as a general manager. He paid for his residence a monthly rent throughout the financial year. डियर आपको पता है रेंट के लिए दो सेक्शंस में जो है वो टीडीएस होता है। एक है 194, अच्छा एक है 194I और एक है 194IB। तो 194I में जो टीडीएस होता है ये होता है डियर बिजनेस या प्रोफेशन के केस में, और अगर आप हैं एक सैलरीड एम्प्लॉय तो आपके केस में जो टीडीएस होता है वो होता है 194IB में, यदि मंथली रेंट 50,000 से एक्सीड करता है 5%। और ये जो आपको मतलब टीडीएस करना होता है ये आपको हर महीने नहीं करना होता, ये आपको करना होता है लास्ट मंथ ऑफ द रेसिडेंसी, मतलब जो आखिरी मंथ होता है फाइनेंशियल ईयर का। ठीक बात है। तो चूंकि आप जो रेंट पे कर रहे हैं ये 60,000 है, मतलब 50,000 से ज्यादा, तो आपको क्या करना है 5% आपको टीडीएस करना है। पूरे साल आपने रेंट पे किया तो 60,000 इंटू 12 इंटू 5%, तो आपको 36,000 रुपए का टीडीएस करना है मार्च 2024 के रेंट के पेमेंट में। अच्छा, 10% ऑप्शन गलत है। एवरी मंथ का भी ऑप्शन गलत है। लायबल टू मेक टीडीएस एट द रेट ऑफ 5% ऑन द टोटल रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च 24। चले, नवीन एम्प्लॉयड इन एफएमसीजी कंपनी कंस्ट्रक्टेड अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मेंट फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। अच्छा, ही अवेल्ड अ बैंक लोन ऑफ 60 लाख। चले, तो आपने ना 60 लाख रुपए का बैंक लोन लिया और आपने जो प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्ट की है ये सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए। चले, द लोन वाज सैंक्शनड ऑन 1/4/2001। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 अमाउंट्स टू 3,50,000। नवीन एक्चुअली पेड 2,50,000 towards interest up to 31 March 2024. How much of the interest is eligible for deduction under for the assessment year 24-25 in case he opted out of the default regime in section 115 BSc 1। तो डियर आपसे ये पूछा गया है कि आपको कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउड होगा। डियर फ्रेंड्स, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई हाउसिंग लोन लेते हैं तो उस हाउसिंग लोन को अगर आपने लिया है और अगर आप इसका प्रिंसिपल रिपे करते हैं, जो आप प्रिंसिपल अमाउंट रिपे करते हैं एज एन ईएमआई में जो प्रिंसिपल का जो कंपोनेंट होता है उसका आपको डिडक्शन 80C में मिल जाता है अगर आपने उस लोन को लिया है फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन। ठीक बात है, आप 80C में इसका डिडक्शन ले सकते हैं। पर जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट जो आप पे करते हैं, इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको 3 अलग अलग प्रोविजन है। एक है डियर 24B, एक है 80EE और एक है 80EEA। अच्छा, ये तीनों डिडक्शंस फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, ये तीनों जो आपको मिलता है ये सिर्फ आपको ऑप्शनल रिजीम में मिलता है, मतलब अगर आप 115 BAC से ऑप्ट आउट करते हैं तो ही मिलेगा। अच्छा, 24B जो आपको डिडक्शन देता है डियर, ये आपको देता है अगर आपने लोन लिया है फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन, या अगर आपने लिया है फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर या फिर रिनोवेशन। तो परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लिया है तो 2 लाख रुपए तक का आपको डिडक्शन देता है। रिपेयर या रिनोवेशन के लिए लिया है तो 30,000 रुपीज तक का आपको डिडक्शन देता है। अगर आपने दोनों के लिए लिया है तो फिर 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन देता है। अच्छा, 80EE जो है डियर, ये अगर आप कोई लोन लेते हैं कब से कब तक, 1/4/16 से लेके 31/3/17, तो ही आपको किसी भी प्रकार का डिडक्शन देगा। हमने यहाँ पे जो लोन लिया है डियर, ये हमने लोन जो हमें जो सेंक्शन हुआ है वो हमें लोन सेंक्शन हुआ है 1/4/2021 को, इसलिए 80EE का हमें डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिल सकता। जहां तक सवाल है 80EA का, तो इसके लिए लोन आपको सेंक्शन होना चाहिए। ये लोन सेंक्शन होगा 1/4/19 से लेके 31/3/22 तक, और एसडीवी ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो होना चाहिए अप टू 45 लाख। बट डियर इंटरेस्टिंग बात ये है कि चाहे 80EE हो चाहे 80EA हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिडक्शन तभी देता है जब आप लोन लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन। और यहाँ पे जो लोन लिया गया है ये लिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ मतलब डिस्प्यूट है कि 80EE और 80EEA को कंस्ट्रक्शन के लिए भी अलाउ होना चाहिए, बट अभी तक ये सिर्फ जो मिलता है ये एक्विजिशन के लिए मिलता है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए फिलहाल नहीं मिल रहा। बट अगर आपने ऑल्टरनेट आंसर लिया है ये भी कंसिडर किया जा सकता है। तो आपको कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा, आपने जो टोटल इंटरेस्ट पे किया है ये 3.5 लाख रुपए पे किया है, तो इस 3.5 लाख में से 2 लाख रुपए तो आपको मतलब 24B में मिल जाएगा,
और 1.5 लाख रुपए आपको ATEEA में मिल सकता है। बट मैं इस ऑप्शन के साथ नहीं जाऊंगा, तो मेरा जो मैं जिस ऑप्शन के साथ जाऊंगा वो है 2 लाख अंडर सेक्शन 24। और जिन बच्चों ने साहब 2 लाख अंडर सेक्शन 24 एंड 150 अंडर सेक्शन ATEEA लिया है, इसमें थोड़े से फ्लॉज हैं। पहला फ्लॉ ये है कि ATEEA जो मिलता है ये सिर्फ और सिर्फ मिलता है एक्विजिशन के लिए। सेकंड, ATEEA तब मिलता है जब HDB ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी 45 लाख तक हो। यहाँ पे HDB ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी मेंशन्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लोन का अमाउंट मेंशन्ड है। बट मैं ऑप्शन सी को पूरी तरीके से गलत भी नहीं कह सकता, और मैं अगर इंस्टीट्यूट में होता तो मैं ग्रेस मार्क देता इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो आपने जो भी आंसर लिया है इधर ए और सी, मेरे हिसाब से आपको ग्रेस मार्क मिल जाएगा। अच्छा, Which of the following cannot be adjusted in computation of total income while processing ITR? Incorrect claim आपका adjust होगा, arithmetical error adjust होगा, और tax audit report से जो कुछ है अगर आपने उसको ITR में मेंशन नहीं किया वो भी adjust होगा। Any expenditure disallowed in audit report but not adjusted, ये आपका adjust नहीं होगा। C. अच्छा, in the assessment of X company private limited, the assessing officer made an addition of 12 lakh. The tax payable was 312 and interest was 98,000 for the addition made. The addition is covered by misreporting. Dear friends, अगर मिसरिपोर्टिंग की वजह से अगर कोई एडिशन हो रहा है तो वहां पर जो पेनल्टी बनेगी अंडर सेक्शन 278, दैट इज 200% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन द अंडर रिपोर्टेड इनकम। ध्यान दीजिएगा, 200% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन द अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो अंडर रिपोर्टेड इनकम में टैक्स कितना है? 3,12,000। ठीक बात है। अच्छा, तो इसका 200% बनता है 624, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ध्यान दीजिएगा साहब, टैक्स पेबल ऑन द अंडर रिपोर्टेड इनकम, टैक्स के साथ इंटरेस्ट नहीं, तो सिर्फ ये टैक्स, तो 312 का 200% बोले तो 624। अच्छा, आगे आते हैं डेव। अच्छा, देव लिमिटेड एन इंडियन कंपनी डिडक्ट्स TDS फ्रॉम सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। ठीक बात है। टू अवॉइड इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, इट ऑलवेज डिपॉजिटेड द TDS टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 5 days बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड ड्यू डेट। बहुत अच्छी बात है। व्हाट वुड यू कॉल दिस एज एक्ट ऑफ रेमिटेंस ऑफ TDS? तो साहब अगर आप टैक्स को मतलब TDS को काट के उसको ड्यू डेट तक जमा कर देते हैं, इससे आपको इंटरेस्ट नहीं देना, आपको पेनल्टी नहीं देना, आप असेसी इन डिफॉल्ट नहीं बनेंगे। सो इट इज कॉल्ड टैक्स मैनेजमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? टैक्स मैनेजमेंट। ये टैक्स प्लानिंग नहीं है। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कुछ ऐसा करना, इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए प्रोविजंस को इस तरीके से यूज करना जो लीगली आपका टैक्स पेबल कम कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे इनकम टैक्स प्लानिंग क्या हो सकती थी? अगर डेव लिमिटेड नए एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट देती और उसके बदले 80JJAA क्लेम कर लेती, ये होता है टैक्स प्लानिंग। या ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना यूनिट स्टैब्लिश करते, वहां से एक्सपोर्ट करते और 10AA क्लेम करते, ये होता है टैक्स प्लानिंग। या ये 35AD क्लेम करते, ये होता है टैक्स प्लानिंग। टैक्स लॉस को कंप्लाई करना, सो टू अवॉइड द पेनल्टी एंड इंटरेस्ट, इट इज टैक्स मैनेजमेंट, इट इज नॉट टैक्स प्लानिंग। आई होप आपने भी ये किया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। केतन रेसिडेंट इंडिविजुअल acquired an apartment in Singapore during the financial year 2021 and only 50% of its acquisition price was disclosed to the income tax authorities in India. The fact of non-disclosure of assets full acquisition price came to the notice of assessing officer in April. जिस प्रीवियस ईयर में ये असेसिंग ऑफिसर के नोटिस में आएगा, ये उसी प्रीवियस ईयर में असेसिंग ऑफिसर इसके लिए प्रोसीडिंग कर सकते हैं। अच्छा, इन्होंने सेक्शन 10 का नोटिस जो है वो जून 2023 में इशू कर दिया। सेक्शन 11 बोलता है कि आपको जो है ऑर्डर पास करना पड़ेगा बाय मैक्सिमम 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप नोटिस इशू करते हैं। तो आप जो नोटिस इशू करते हैं जून 2023 में, फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो आपको अपना ऑर्डर कब तक पास करना है? टाइम लिमिट क्या है? 31/3/2026, 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने नोटिस इशू किया था, 31/3/2026। अच्छा, इनकम टैक्स असेसमेंट under section 143(3) in case of Mohit Private Limited for the assessment of 22-23 was completed with ALP adjustment of 200 lakhs being added to the total income. Mohit Private Limited accepted the ALP adjustment in the assessment but do not want to make secondary adjustment. अगर आप secondary adjustment नहीं करना चाहते तो आप additional income tax पे कर दें। additional income tax का रेट कितना है? 18% प्लस 12% का सरचार्ज प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, बोले तो 20.9664%। तो भी जो एक्सेस अमाउंट है उसका मतलब 20.9664% पे टैक्स पे कर दें, तो 200 लाख रुपए का 20.9664% आपको कितना पे करना है? 41,93,280। सो दिस ऑप्शन सी seems to be the right answer. अच्छा, the assessing officer referred an international transaction for 3 crore earned into
entered into by Anush Private Limited with HIJ Limited and Associate Enterprise in the same financial। अच्छा, तो ये जो 3 करोड़ का जो ट्रांजेक्शन है ये असेसिंग ऑफिसर ने टीपीओ को रेफर किया था, किसका जो है वो आर्म्स लेंथ प्राइस वगैरह देखें। अच्छा, in the same financial year, Anush Private Limited has entered into this similar transaction with EST LLP of Singapore for 4 crore and RST LLP of Hong Kong for 12 crore. What is the scope of power of TPO as regards to the determination of ALP? Dear friends, TPO का जो पावर होता है as per section 92 CA, ये उस ट्रांजेक्शन का होता ही है जो इस जो टीपीओ को असेसिंग ऑफिसर रेफर करता है। साथ में यदि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग बाय टीपीओ यदि उसको कोई और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अगर उसको पता चलता है तो वो टीपीओ उसमें भी अपनी प्रोसीडिंग कर सकता है, ये मानते हुए जैसे कि असेसिंग ऑफिसर ने रेफर किया। और हाँ, रिगार्डलेस ऑफ वैल्यू, ध्यान दीजिएगा वैल्यू का वहां पे कोई ये नहीं है कि ये 5 करोड़ से ज्यादा होगा या 10 करोड़ से ज्यादा होगा। तो जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन असेसिंग ऑफिसर ने टीपीओ को रेफर किया, टीपीओ उसमें तो अपनी प्रोसीडिंग करेगा ही करेगा, साथ में अगर टीपीओ को अपनी प्रोसीडिंग के दौरान कोई और ट्रांजेक्शन अगर आइडेंटिफाई होती है, अगर उसको पता चलती है, उसे भी वो अपने प्रोसीडिंग का हिस्सा बना सकते हैं, जैसे कि वो ट्रांजेक्शन असेसिंग ऑफिसर ने टीपीओ को रेफर किया था। ठीक बात है। अच्छा, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? एक्सीडिंग 5 करोड़ 10 करोड़ साहब ये चीजें बेकार हैं। द टीपीओ कैन डिटरमाइन द एलपी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर, ध्यान दीजिएगा, एनी अदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आल्सो। तो दिस द वर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द टीपीओ कैन डिटरमाइन द एलपी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आल्सो व्हिच कम्स टू हिज नॉलेज रिगार्डलेस ऑफ वैल्यू। ठीक बात है। अच्छा, रॉबर्ट एनी फेमस मतलब टेनिस प्लेयर कम्स टू इंडिया टू प्ले टेनिस टूर्नामेंट। ही स्टेड इन इंडिया फॉर 31 days। चलें, during the financial year 23-24 he earned rupees 10 lakh as participation fees from the organization from the organizers of the tournament। he earned no other income। how much the tax is deductible। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन या कोई नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन या कोई नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर वगैरह इंडिया में आता है तो एज पर सेक्शन 115BBA उस पे जो टैक्स बनता है वो 20% पे बनता है। किस किस पे? मैच पार्टिसिपेशन फीस जो नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को मिली उसके लिए, अगर उसने कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह की वहां से कुछ पैसे मिले वहां से, और अगर उसने कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह लिखे, अगर कोई न्यूज वगैरह में अपीयर हुआ वहां से कुछ पैसे मिले उसका, तो ये सब मिला के 20%। और साथ में 194E बोलता है कि इसका 20% का टीडीएस करना पड़ेगा। अब चूंकि ये नॉन रेसिडेंट है तो 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ोगे तो इसका मतलब इफेक्टिव टीडीएस का रेट है 20.8 मतलब 20.8%। अच्छा, तो 10 लाख रुपीस का 20.8% कितना बनता है? ये बनता है 2,08,000। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन बी होना चाहिए। अच्छा, आगे आते हैं। द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर इन डिटरमाइनिंग एन आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज बाइंडिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर साहब जब अपना ऑर्डर पास करते हैं तो वो जो ऑर्डर होता है वो अप्लाई करता है, बाउंड करता है ऑन द असेसिंग ऑफिसर। अब असेसिंग ऑफिसर जो भी ऑर्डर पास करेगा वो होना चाहिए इन कन्फर्मिटी ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय टीपीओ। अच्छा, टीपीओ का जो ऑर्डर होता है डियर वो सीआईटी अपील्स पे बाउंड नहीं कर सकता, बिकॉज सीआईटी अपील इज एन अपलेट अथॉरिटी। सीआईटी अपील इज एन अपलेट अथॉरिटी। तो अगर आप सीआईटी अपील के ऊपर टीपीओ के ऑर्डर को बाउंड करवा दोगे तो इसका मतलब आप अपलेट अथॉरिटी के पावर को जो है वो सुपरसीड करवा रहे हो फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल ऑफिसर। क्या मेरी बात समझ पाए? तो टीपीओ का ऑर्डर कभी भी सीआईटी अपील्स पे तो बाउंड हो ही नहीं सकता। जो सीआईटी होता है डियर, इट इज सीआईटी इज अ पर्सन ऑफ इक्वल और हायर रैंक देन टीपीओ। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, सीआईटी इज ऑफिशियल ऑफ दिस डिविडिटी हु इज ऑफ इक्वल और हायर रैंक देन द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। तो साहब एक इक्वल रैंक के ऑफिसर का ऑर्डर किसी दूसरे इक्वल रैंक के पर्सन पे बाउंड नहीं हो सकता, और एक लोअर रैंक के पर्सन का ऑर्डर किसी हायर रैंक के ऑफिशियल के ऊपर बाउंड नहीं हो सकता। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? सिर्फ असेसिंग ऑफिस। अच्छा, Lekha and Company LLP having entered into an international transaction did not obtain a furnish a report from accountant। आपको साहब 92E के हिसाब से अकाउंटेंट से रिपोर्ट लेके फर्निश करनी पड़ती है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी है अंडर सेक्शन 271B है। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? अच्छा, विच मॉडल ऑफ DTAA बताए? यूएन मॉडल। तो इंडिया क्या फॉलो करता है? यूएन मॉडल। सो साहब एमसीक्यूज वाज पर्टिकुलरली इजी। तो एमसीक्यूज जो 30 मार्क्स के थे, मुझे नहीं लगता कि जिस भी बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है उसने इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने में 20-25 मिनट से ज्यादा लगाए होंगे। तो एमसीक्यूज वाज अ बूम। बट साहब जितने एमसीक्यूज इजी थे उतना ही इंस्टीट्यूट ने आपका टाइम कंज्यूम कराया है इन द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बोला कि डिटेल्ड डिस्कशन
हम आपके साथ लेकर आएंगे। अभी हम इन एमसीक्यूज अभी हम जो है वो पार्ट बी का डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर रहे, प्रॉपर एनालिसिस हम आपके साथ इसका लेकर आएंगे। सिर्फ केस लॉ का हम आपके साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और हाँ, इसमें ना मैंने जो पेपर को मैंने जो ओवरथ्रू किया, बहुत सारे नए क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। रेपिटेटिव क्वेश्चंस मुझे कम दिखाई पड़े, नए नए क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बनाने का प्रयास किया है। हाँ, कॉन्सेप्ट वगैरह तो सेम है, बट इन्होंने नए तरीके से क्वेश्चन को स्ट्रक्चर किया है, नए तरीके के एंटिटीज का नाम इसमें मेंशन किया है, तो कुछ नया किया है। अच्छा, एक जो बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी सर केस लॉ वाला, तो मेरे साथ साथ देख लें, केस लॉ के अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। जो पहला जो केस लॉ है डियर, ये है आपका डीसीआईटी वर्सेस पेप्सी फूड। जो पहला जो केस लॉ है ये है डीसीआईटी वर्सेस पेप्सी फूड्स लिमिटेड 2021 सुप्रीम कोर्ट। सो दैट इज द केस लॉ, जहां पे इस केस लॉ का क्रक्स बेसिकली ये है कि आईटीएटी के अगर जो स्टे ऑफ मतलब डिमांड है उसका ऑटोमेटिक वेकेशन तभी होगा जब आईटीएटी ने अपील को डिस्पोज नहीं किया विद इन द गिवन टाइम लिमिट, और ये अपील को जो उसने डिस्पोज नहीं किया ये एसएससी के डिफॉल्ट की वजह से। अभी आपको डिटेल में ये बात समझ नहीं आएगी, सिर्फ मैंने केस का नाम बता दिया है। जो केस है साहब ये है डीसीआईटी वर्सेस पेप्सी फूड्स लिमिटेड 2021 सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सेकंड जो केस है, दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। ये है साहब इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड। ये है इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी एंड अनदर 2021 सुप्रीम कोर्ट। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। इसके बारे में डिटेल में आपके साथ इसका डिटेल डिस्कशन लेकर आएंगे, तब करेंगे। सो आई होप डियर कि आपको मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू पेपर का दिया। आपके जैसे भी एग्जाम्स हुए मतलब डिटेल के उसको भूल के अपने रिमेनिंग एग्जाम से फोकस करें। और जिन बच्चों के फ्यूचर अटेम्प्ट्स में एग्जाम है डियर, उनको मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है बोथ इन सीए एज वेल इन सीएम में। तो साहब जो पुराने जो तौर तरीके थे या पहले जिस तरीके से पेपर आता था वैसे ही पेपर आएगा, अब ये कहना सही नहीं है। पर्टिकुलरली सीएमए इंस्टीट्यूट ने इस वाले पेपर में जो है वो बहुत बड़ा सिलेबस कवर करने का प्रयास किया है और नए नए क्वेश्चंस बनाए हैं, और अपनी प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के बेसिस पे ना करें, क्योंकि बाकी सीएमए इंस्टीट्यूट का सब कुछ बहुत अच्छा है। डीटी का स्टडी मैट मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बार बार इंस्टीट्यूट को भी लिखा है कि साहब दिस स्टडी मैट इज नॉट अप टू मार्क। ये बच्चों को गाइड करने की जगह कंफ्यूज करने के लिए। बच्चा देखेगा स्टडी मैट में तो 650 पन्ने हैं, जबकि 50% से ज्यादा सिलेबस जो एग्जाम में पूछा गया, इसमें पूछा गया, ये इसमें जो पूछा गया वो स्टडी मैट का पार्ट ही नहीं, वो स्टडी मैट का ही पार्ट नहीं। तो बच्चे को स्टडी मैट देख के लगेगा कि सर 600-650 पन्ने का स्टडी मैट, अगर आप इंडेक्स वगैरह हटा दें तो इफेक्टिवली 600 पन्ने का स्टडी मैट, जबकि रियलिटी में जो कंटेंट जो आपका डीटी का बनता है वो साहब करीबन 1500-1600 पेज का कंटेंट है। तो इसलिए सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट एज इट इज फॉलो ना करें।